हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो अभी अपने लोग यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक है? कंपनी लॉ का यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब डायरेक्टर पढ़ने वाले हैं अपने लोग, डायरेक्टर। तो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है भैया? मतलब कंपनी को चलाने वाला कौन है, कंपनी का कर्ता धर्ता कौन है, कंपनी किसके बदौलत चलती है, कंपनी का औकात किसके बदौलत रहता है, उसके बारे में अपने लोग पढ़ने वाले हैं। वो कौन है, वो कौन है जिसकी वजह से कंपनी चलती है, वो कौन है जो कंपनी को चलाता है? एक डायरेक्टर। उनके बारे में अपने लोग अभी पढ़ने वाले हैं, डायरेक्टर कौन होता है। जैसे आप अभी अपने मम्मी पापा की वजह से हो, आपका अस्तित्व अभी अपने मम्मी पापा की वजह से, आपको चलाने वाला आपके मम्मी पापा है। तो ऐसे कंपनी को कौन चलाता है? कंपनी को चलाता है उसका डायरेक्टर। तो दोस्त अपने लोग यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चा लोग पूछ रहा था कि कंपनी लॉ का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो बता देते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते। बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। इतना ब्यूटीफुल तरीके से कंपनी लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को, अच्छा अच्छा पॉइंट्स बता रहा हूं, डिटेल में पॉइंट्स बता रहा हूं, 1 घंटे 2 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, फिर भी आपने अभी तक लाइक कमेंट शेयर नहीं किया। तो एक बार लाइक कर दो, एक बार कमेंट कर दो, एक बार शेयर कर दो ना, कर दो ना, कर दो ना, कर दिए ना? कर दिए ना? प्लीज कर दो, कर दो प्लीज, कर दो। मेरा बाबू, मेरा सोना, कर दो। मेरा टमाटर, मेरा ये शिमला मिर्च, मेरे गोभी, मेरे रसमलाई, मेरे पार्टी साप्टा, जो भी हो तुम कर दो। मेरा रसगुल्ला कर दो प्लीज। लाइक कमेंट शेयर तीनों होना चाहिए, हाइप भी होना चाहिए, हाइप का भी बटन आ गया, हाइप भी होना चाहिए, ठीक है? चलो आ जाओ। देखो, आप लोग पूछ रहे थे कि भैया कंपनी लॉ का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो देख, एक तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फिर एक यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आप पूछोगे कि भैया 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे? तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन 5 आएंगे, मतलब कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन 5 करने पड़ेंगे, 5 करने पड़ेंगे। और 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन 5 करने पड़ेंगे, ठीक है सर? ऑप्शंस कितना रहेगा? तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 8 आएंगे, मतलब आपके पेपर में 8 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 5। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में 8 आएंगे, आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 5। 5, ठीक है? तो स्टार्ट करें अपने लोग। बिल्कुल सर, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करने का है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और स्टार्ट करते हैं अपने लोग कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि कंपनी को चलाता कौन है, यानी कि कंपनी का रखवाला कौन है, यानी कि कंपनी का पालन करता कौन है, यानी कि कंपनी का करता धरता कौन है। जैसे आज आप लोग अपने मम्मी पापा के मदद से हो, वैसे ही कंपनी किसकी मदद से है? तो कंपनी एक डायरेक्टर की वजह से है। एक कंपनी को चलाता कौन है? एक डायरेक्टर, ठीक है? तो आओ इसको पढ़ते हैं, आओ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 34, ये सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है क्या? अगर सेक्शन याद रहा तो प्लांट करके आना, याद नहीं रहा तो कोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर याद नहीं रहा तो कुछ मत लिख के आना, कुछ मत, ऐसे लिखना एज पर द कंपनीज एक्ट। हर आंसर के आगे लिखना एज पर द कंपनीज एक्ट और अपना चालू हो जाना। सेक्शन प्रॉपरली याद रहा तो ही लिखना, ठीक है? अगर मान लो यहां पे हम लोग गलती से लिख दिए सेक्शन 3, तो आपको पता है इसका इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस पूरा काट देगा ये लोग। और सीयू है बाबा, पूरा काट देगा तुम्हारा आंसर। तुम्हारा आंसर सही है गलत है कुछ चेक भी नहीं करने जाएगा। तो सेक्शन अगर याद है तो ही लिखने का, वरना छोड़ दो, छोड़ दो। अब भाड़ में जाए सेक्शन। ये अरे, अरे कम से कम 5 में से 4 तो मिलेगा, ठीक है? आओ देखते हैं। तो आइए एक बार, आइए एक बार पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, ए डायरेक्टर मींस ए पर्सन अपॉइंटेड एट ए बोर्ड ऑफ ए कंपनी। मतलब एक डायरेक्टर को कहां अपॉइंट किया जाता है? बोर्ड में अपॉइंट किया जाता है, एक कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट किया जाता है। आप लोगों को पता है कि कंपनी को ना, कंपनी के डायरेक्टर को ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोला जाता है, कंपनी के डायरेक्टर को ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बुलाता है ना? तो एक डायरेक्टर कौन है? एक डायरेक्टर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कंपनी को मैनेज करता है, जो कंपनी को कंट्रोल करता है, जो कंपनी को सुपरवाइज करता है। अरे एक डायरेक्टर एक ऐसा इंसान है, एक डायरेक्टर ऐसा इंसान है जो कंपनी को मैनेज करता है, संभालता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको सुपरवाइज करता है। जितना भी कंपनी का झमेला है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके मत्थे पर? डायरेक्टर के मत्थे पर। तो ये याद रखना कि डायरेक्टर क्या है? कर्ता धर्ता ऑफ कंपनी। ये याद रखना कि डायरेक्टर क्या है? पालन करता ऑफ कंपनी। ये याद रखना कि डायरेक्टर क्या करता है? मैनेज करता है कंपनी को, कंट्रोल करता है कंपनी को, सुपरवाइज करता है कंपनी को। अरे कंपनी किसके इशारे पे नाचती है? डायरेक्टर के इशारे पे। डायरेक्टर जो कहेगा, डायरेक्टर जो करेगा वही कंपनी करेगी। एक कंपनी का तो अस्तित्व ही नहीं है ना। एक कंपनी हम बना के रख दिए, बिल्डिंग ऐसे खड़ा है, कुछ तो हो नहीं रहा है वहां पे, चलाएगा कौन उस कंपनी को? डायरेक्टर। एक डायरेक्टर की वजह से कंपनी मैनेज हो पाती है, कंट्रोल हो पाती है, सुपरवाइज हो पाती है। तो एक वो लोग वो लोग क्या करता है? वो लोग करता है ये कंपनी को मैनेज, वो लोग करता है कंपनी को कंट्रोल, वो लोग करता है कंपनी को सुपरवाइज, ठीक है? तो ए डायरेक्टर इज एन इंडिविजुअल हु मैनेजेस, कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिवली डायरेक्ट्स द कंपनीज पॉलिसीज एंड इंश्योर्स कंप्लायंस एंड द लॉ। मतलब कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो पैनल रहता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब सारे डायरेक्टर जब मिलके बैठते हैं तो वो सब मिलके कंपनी को संभालते हैं, सब मिलके कंपनी को संभालते हैं, कंपनी को कंट्रोल करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी को सुपरवाइज करते हैं।
मतलब एक डायरेक्टर का जो टीम बैठा हुआ रहता है। एक कंपनी में क्या एक ही डायरेक्टर होता है? नहीं, एक कंपनी में 5 डायरेक्टर होते हैं, 15 डायरेक्टर होते हैं, एक कंपनी में 13 डायरेक्टर होता है। तो वो लोग का जो टीम होता है ना, वो लोग वो लोग ये क्या करता है, वो लोग क्या करता है, वो लोग ये कंपनीज को संभालता है, कंपनी को कंट्रोल करता है, कंपनी को मैनेज करता है, कंपनी को सुपरवाइज करता है, और कंपनी के सारे अफेयर्स को संभालता है। कंपनी में जितना भी झमेला चल रहा है, कौन संभालेगा? डायरेक्टर। अरे कंपनी का रखवाला कौन भैया? सारे के सारे कंधे पर बोझ लेके घूमता है डायरेक्टर। एक कंपनी का बोझ किसके किसके कंधे पर आता है? डायरेक्टर के कंधे पर। जैसे मुकेश भाई अंबानी, अरे जैसे मुकेश अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी है भैया रिलायंस का डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। वो तो एमडी है बाबा, एमडी। एमडी एक अलग ही जस्ट कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे ऐसे अभी याद रखो कि मुकेश अंबानी क्या है? मुकेश अंबानी रिलायंस का डायरेक्टर है। रिलायंस को चलाता कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, ये सब जो पॉइंट्स दिया हुआ है ना, इसमें से 5 पॉइंट कर लीजिएगा, इसमें से 5 पॉइंट कर लीजिएगा, इसमें से मिनिमम मिनिमम 6 पॉइंट कर लीजिएगा, 6 पॉइंट, मिनिमम 6 पॉइंट। बाकी आपकी मर्जी, आप 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना याद रहे, मिनिमम 6 पॉइंट करना है, बाकी आपको जितना याद रहे, आपको जितना याद रहे, ठीक है। सबसे पहले प्रोविजंस को चेपना है, उसके बाद 6-7 पॉइंट लिख देना, बस आपको 10 में से 9 तो मिल ही जाएगा। हम 10 में से 10 नहीं बोल सकते, 10 में से 9 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ठीक है, आओ सबसे पहले लीगल पोजीशन का बात करते हैं कि वो लोग क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे बोला है कि डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब अगर पूरा का पूरा डायरेक्टर का टीम बैठ जाए ना, अगर पूरा डायरेक्टर का जब टीम बैठता है ना, तब वो लोग कलेक्टिवली कहलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब मान लीजिए एक आदमी है तो वो कहलाएगा डायरेक्टर। अगर मान लीजिए उसके साथ बहुत सारे डायरेक्टर और भी हैं, बहुत सारे डायरेक्टर और भी हैं, तो उन सबको कहलाया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर ही सारी की सारी रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से कंपनी चलेगी। मतलब पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो पैनल होता है, जो टीम होता है, वही एक कंपनी को चलाती है, वही एक कंपनी को चलाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो जो एक टीम होता है, जो एक पैनल होता है, पूरा कंपनी का दारोमदार उन्हीं लोगों के कंधे पर है, ठीक है। फिर बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, वैसे एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। एंड ओपीसी में, ओपीसी का मतलब 1% कंपनी, 1% कंपनी, 1% कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। मतलब एक एक प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता है, अगर तू एक प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर तुमको रखना पड़ेगा। एक पब्लिक कंपनी खोलना चाहता है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर, ओपीसी खोलना चाहता है मिनिमम 1 डायरेक्टर, ठीक है। फिर बात करते हैं मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए सर। मैक्सिमम बोला 15। चाहे आप प्राइवेट कंपनी खोलो, चाहे आप पब्लिक कंपनी खोलो, चाहे आप 1% कंपनी खोलो, चाहे कोई भी कंपनी खोल, कोई भी कंपनी एनी, उसमें उसमें 15 डायरेक्टर से ज्यादा तुम रख नहीं सकते, 15 डायरेक्टर से ज्यादा तुम रख नहीं सकते। मैक्सिमम कितना चाहिए? मैक्सिमम 15 चाहिए। मिनिमम इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2, मिनिमम इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 3, मिनिमम इन केस ऑफ 1% कंपनी 1। और एक कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डायरेक्टर तक रख सकती है, 15 डायरेक्टर तक। उससे ज्यादा एक कंपनी का नहीं हो सकता डायरेक्टर। लेकिन आप फिर भी उससे ज्यादा रखना चाहते हो, आप अगर फिर भी उससे ज्यादा रखना चाहते हो, भैया हमको 20 रखना है, हमको 25 रखना है, फिर आपको एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर का मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन। एसआर का मतलब क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। देखिए हम बताते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के अंतर्गत क्या होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन के अंतर्गत बोलता है कि आपके जो शेयर होल्डर्स है ना, शेयर होल्डर्स जो आपके कंपनी में पैसा लगाए हैं, शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाइए। शेयर होल्डर का क्या बुलाइए? मीटिंग। शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाइए और उनसे पूछिए, उनसे वोट करवाइए। और अगर 75% वोट्स इन फेवर आ गया, अगर उनमें से 75% लोग इन फेवर वोट दे दिए, हाँ बोल दिए कि हाँ ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है, 20 डायरेक्टर रखो आप, तो फिर पास कर दीजिए। वैसे तो एक कंपनी में 15 डायरेक्टर मैक्सिमम रह सकता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। लेकिन अगर आप 15 डायरेक्टर से भी ज्यादा रखना चाहते हो, देन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब शेयर होल्डर का एक मीटिंग बुलाइए, अपना पूरा का पूरा शेयर होल्डर का एक मीटिंग बुलाइए। वो लोग अगर 75% वोट्स इन फेवर कर दिए, मतलब उनमें से 75% लोग, मतलब मान लीजिए 100 लोग हैं, उनमें से 75% लोग अगर हाँ ठीक है रख तू, फिर उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, फिर उसको अपने लोग क्या बोलते बताओ, फिर आप पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप रख सकते हो डायरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मिनिमम और मैक्सिमम आप लोगों को बता दिया, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसमें और एक नियम है कि रेसिडेंशियल डायरेक्टर, कि कम से कम एक डायरेक्टर जो होना चाहिए वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। कम से कम एक डायरेक्टर, एक कंपनी का, एक इंडियन कंपनी का कम से कम एक डायरेक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 क्लॉज 3, सेक्शन वेक्शन याद करने का दरकार नहीं है। एवरी कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब बोला गया है कि हर एक कंपनी में एक डायरेक्टर कम से कम ऐसा होना चाहिए
जो कम से कम 182 दिन इंडिया में रहा हो, मतलब वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सीधा सा बात है, घुमा फिरा के बात दिया है, मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मतलब कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्वालिफिकेशन। अरे क्वालिफिकेशन मुर्गा छाप, गवार छाप, कोई भी रहे, अब बना दो डायरेक्टर। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया डायरेक्टर बनने के लिए तो एमबीए करना पड़ता होगा, सीयू से डिग्री लेना पड़ता होगा, बीकॉम करना पड़ता होगा, बीबीए करना पड़ता होगा, ये करना पड़ता होगा, वो करना पड़ता होगा, आईएएस का तैयारी करना पड़ता होगा। कुछ नहीं, एक डायरेक्टर एक गवार भी बन जाता है। बस एक इंसान होना चाहिए। अगर वो 10वीं फेल है, अगर वो चौथा फेल है, अगर वो 5वां फेल है, अगर वो चाय बेचने वाला है, या अगर वो चॉप मूड़ी बेचने वाली है, अगर वो चाय बेचने वाला है, या अगर वो चॉप मूड़ी बेचने वाली है, चॉप मूड़ी बेचने वाली है, वो भी बन सकते डायरेक्टर। बात समझे? बात समझे कि भैया कोई भी डायरेक्टर बन सकता है। Only an individual person can be appointed as a director. Companies, firms, association cannot become director. ठीक है, फिर बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, तो यहाँ पे बोला गया है कि डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर। मतलब कि डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? अरे डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? एक कंपनी में रखता कौन है? तो एक बात बताओ, ये अभिषेक झा क्लास किसका है? मेरा है ना। ये अभिषेक झा क्लासेस का मालिक कौन है? अभिषेक झा है ना। स्टाफ को अगर मैं रखूंगा तो मैं अपनी मर्जी से रखूंगा ना, क्योंकि मैं ओनर हूं। स्टाफ को मैं क्यों रखूंगा? क्योंकि मैं ओनर हूं। तो वैसे ही एक कंपनी का ओनर ही उसके डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। एक कंपनी का ओनर ही उसके डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। तो एक कंपनी का ओनर उसके शेयर होल्डर रहते हैं। एक कंपनी का ओनर उसके शेयर होल्डर रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप कोई कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हो तो आप ओनर बन जाते हो। अगर मैंने रिलायंस के 1% शेयर में पैसा लगाया, सिर्फ 1%, तो मैं रिलायंस का 1% का मालिक बन गया। पता है, मैं अगर रिलायंस का 1% शेयर में पैसा लगाया तो मैं रिलायंस का मालिक बन गया। 1% का अरे छोड़ो ना, मैं रिलायंस का 0.00001% में पैसा लगाया तो मैं इतने परसेंट का मालिक बन गया। मेरा राय लेना पड़ेगा, मेरा राय लेना पड़ेगा, बिकॉज मैं मालिक हूं। इतने परसेंट का ही तो हूं, लेकिन मैं हूं मालिक। तो एक डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। कहां अपॉइंट करता है? जनरल मीटिंग मतलब बेसिक मीटिंग, जहां पे मान लीजिए 100 लोग रहते हैं। अगर मान लीजिए 51 वोट्स अगर इन फेवर आ गया तो वो जीत जाता है, वैसा मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब बेसिक मीटिंग्स। तो एक बात बताइए कि डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। फिर बात करते हैं डिन। जैसे अपने लोगों के पास पैन नंबर है, पैन नंबर, जैसे अपने लोगों को पैन कार्ड कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट कि 18 বছর হয়ে যাবে তো তোমাকে প্যান কার্ডটা রাখতে হবে, না রাখলে এটা তুমি इंडियन सिटीजन नहीं। जैसे अपने लोगों को पैन कार्ड ये कंपलसरी है, ठीक है ना, 18 साल के बाद। वैसे ही अगर एक कंपनी का आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, वैसे ही एक कंपनी का अगर तू डायरेक्टर बनना चाहता है, अगर एक कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो आपको डिन नंबर लगेगा ही लगेगा। लगेगा मतलब लगेगा। एज पर सेक्शन 153 एवरी पर्सन इंटेंडिंग टू बिकम ए डायरेक्टर मस्ट ऑब्टेन ए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा मतलब लेना पड़ेगा। जैसे जैसे अपने पास एक पैन कार्ड है, सुनिए ना, जैसे अपने पास एक पैन कार्ड है, वो पैन कार्ड से पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारा का सारा हिसाब लगा लेता है। आपके पास जो पैन कार्ड होगा ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारा का सारा हिसाब लगा लेगा। उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। वो बस लैपटॉप का जस्ट एक बटन दबाएगा और उसके पास सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा कि एचडीएफसी में कितना पैसा रखा, एसबीआई में कितना पैसा रखा, ठीक है, आपका पीएनबी में कितना पैसा रखा, सारा बैंक बैलेंस उसके पर्दे के सामने। ठीक है, आजकल तो आप लोग को पता है ना कि एचडीएफसी, एसबीआई या पंजाब नेशनल बैंक, जो भी बैंक जाते हो पैन कार्ड से लिंक होता है। तो कोई भी बैंक का वो बैलेंस देख सकता है, आप लोगों के पास कितना टोटल मिला के पैसा है वो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ, ईच एंड एवरी चीज। तो वैसे ही अगर एक डायरेक्टर काली करतूत कर रहा है, अगर एक डायरेक्टर काली काली करतूतें कर रहा है, घटिया नीच आदमी है, तो उसका नीचता को देखने के लिए गवर्नमेंट को हिसाब तो लगाना पड़ेगा ना, रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा ना कि कौन डायरेक्टर ऐसा है जो काली काली करतूत कर रहा है। कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो काली काली करतूत कर रहा है, फ्रॉड के केस में फंसा रहा है इंसान को, फ्रॉड कर रहा है। अगर कोई डायरेक्टर फ्रॉड है तो उसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लाया कि उसको चेक कर पाए। जैसे अपने पास पैन कार्ड है वैसे इन लोगों के पास डिन नंबर रहता है। डिन नंबर क्या, अगर एक कंपनी का तुम भी अगर एक कंपनी का डायरेक्टर बनोगे ना तो तुमको डिन नंबर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डिन नंबर। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। अरे ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर क्या होता है कि एक डायरेक्टर को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, हमेशा बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, हमेशा 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 एक डायरेक्टर को ईमानदार रहना चाहिए, अपना बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, कभी किसी से झगड़ा फगड़ा नहीं करना चाहिए, कंपनी के एसेट्स का वैल्यू करना चाहिए। वही सब बात है कि हमेशा एक सोना बच्चा की तरह रहना चाहिए, हमेशा कंपनी का भलाई सोचना चाहिए, ठीक है, वही सब है ड्यूटीज। ठीक है, क्लियर है? ये सब मत पढ़िए, ये सब मत इतना पॉइंट मत पढ़िए। 8 पॉइंट पढ़ा दिया, 8 पॉइंट पढ़ के चले जाइए, हो जाएगा।
मतलब आप लोगों को आंसर लिखना कैसे है, सबसे पहले आप लिखोगे प्रोविजन। प्रोविजन को अच्छे से लिखना, 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन, जितना भी लाइन में, हाफ पेज में आप लोग पहले अच्छे से वो प्रोविजन को लिख लेना, ठीक है। फिर ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, ऐसे करके लिखना। ऐसे करके लिखोगे तो मार्क्स अच्छा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोविजन, फिर पॉइंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड सेकंड क्वेश्चन का बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफाइन डिन। अरे भैया डिन क्या होता है? डिन अभी अभी तो समझाए कि जैसे अपने लोग के पास पैन कार्ड रहता है, जैसे अपने लोग के पास पैन कार्ड रहता है एक वैसे ही एक डायरेक्टर के पास क्या रहता है? डिन। देखिए ऐसे करके रहता है, ऐसा। अगर आप एक कंपनी का डायरेक्टर हो तो आपके पास एक कार्ड रहेगा, आइडेंटिटी कार्ड, वहां पे ना एक नंबर लिखा रहेगा, उसको बोलते हैं डिन नंबर। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डिन नंबर। बिल्कुल ऐसे ही जो कार्ड होता है ना, एक कंपनी का अगर आप डायरेक्टर हो तो आपके पास एक कार्ड रहेगा, यूनिक कार्ड, जहां पे यूनिक 8 डिजिट का नंबर लिखा रहेगा, 8 डिजिट का नंबर लिखा रहेगा। उसको अपने लोग बोलते हैं, ये मतलब उसको अपने लोग बोलते हैं कि डिन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ऐसा ही ये कार्ड रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको इसको पढ़ते हैं, देखिए ना, आइए ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं, आइए। तो एज पर सेक्शन 153 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो डिन मीन्स ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड टू एन इंडिविजुअल हु इज अपॉइंटेड और इंटेंड्स टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ठीक है। तो डिन क्या है? मतलब कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है? वो एक ऐसा नंबर है जो कि हर एक इंडिविजुअल को अलॉट किया जाता है जो कि कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला है। अगर तुम, हाँ हाँ हाँ, अगर तुम कोई कंपनी का डायरेक्टर बनोगे फ्यूचर में तो तुमको भी डिन नंबर लेना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। नहीं लोगे, नहीं लोगे तो निकाल दिए जाओगे सीधा कंपनी से। नहीं लोगे तो नहीं चलेगा, तुमको लेना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा, बस तो बस। आर कोनो कथा হবে ना। अगर तुम एक कंपनी का डायरेक्टर बनोगे, अगर मेरा ही कंपनी खुल जाए, एजे एजे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और मान लो कि मैं ही उसका डायरेक्टर बनूं, अभिषेक झा, मैं ही उसका मान लो डायरेक्टर बनूं, तो मेरे को डिन नंबर लेना पड़ेगा। डिन नंबर के बिना मैं नहीं बन सकता डायरेक्टर, सॉरी। ओके ना, समझाना। तो ये डिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग इट, ठीक है। ये डिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल डायरेक्टर एंड इंश्योर्स देयर आइडेंटिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो डिन नंबर की वजह से वो लोग सेंट्रल का जो गवर्नमेंट है वो सारा का सारा रिकॉर्ड रख पाता है, सारा का सारा रिकॉर्ड रख पाता है, सारे डायरेक्टर का रिकॉर्ड रख पाता है, ठीक है। आइए, इसके पॉइंट्स आप लोगों को क्या बोले कि 5-6 पॉइंट्स अपनी मर्जी से याद करना, लिख देना, मतलब 5-6 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। सबसे सबसे पहला पॉइंट, मीनिंग। तो क्या है डिन? अरे डिन इज अ यूनिक 8 डिजिट नंबर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे डिन को कौन इशू करता है? अपना मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये टू एन इंडिविजुअल फॉर लाइफ विच हेल्प्स आइडेंटिटी एवरी डायरेक्टर इन ऑल कंपनीज रिकॉर्ड्स एंड फाइलिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंट्रोड्यूसिंग डिन इज टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, अवॉइड डुप्लीकेशन एंड इंश्योर्स दैट डायरेक्टर्स कैन इजीली ट्रैक इन केस ऑफ फ्रॉड और डिफॉल्ट। मतलब डिन नंबर लाने का पर्पस ये है कि डायरेक्टर लोग फ्रॉड ना कर पाए, और फ्रॉड करे तो ट्रैक हो पाए, फ्रॉड ना कर पाए और फ्रॉड करे तो ट्रैक हो पाए। जैसे ये पैन कार्ड से अगर कोई भी अपने लोग घपला फुपला करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, वैसे ही डायरेक्टर लोग अगर फ्रॉड करे तो सारा का सारा रिकॉर्ड उनका ट्रैक हो पाए, ठीक है। फिर ये मत कीजिएगा, ये ये आप लोग ये आप लोग कर लीजिए कि प्रोसीड्योर टू ऑब्टेन डिन, मतलब कि डिन नंबर मिलेगा तो मिलेगा कैसे? अरे भैया डिन नंबर मिलेगा तो मिलेगा कैसे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो द इंडिविजुअल मस्ट अप्लाई इन फॉर्म DIR 3 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे सबसे पहले एक इंडिविजुअल को अप्लाई करना पड़ेगा, सबसे पहले एक इंडिविजुअल को अप्लाई अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म नंबर DIR 3 में, ठीक है। अप्लाई करना पड़ेगा किसके लिए? डिन नंबर के लिए, डिन नंबर के लिए। एंड द फॉर्म मस्ट इंक्लूड ए फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। वो फॉर्म में आपका फोटो रहना चाहिए, आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रहना चाहिए, आपका एड्रेस रहना चाहिए। एंड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। मतलब आपका जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, DSC है, वो भी लगेगा आपको। और ये डिन कौन अलॉट करता है? डिन अलॉट करता है MCA, अपना निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन को जानते हो ना आप लोग, जो अपना फिनेंस मिनिस्टर है, उसका ही जो सेक्टर है वही अलॉट करता है, उसका ही जो मिनिस्ट्री है वही अलॉट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही भैया डिन को अलॉट करता है, ठीक है। मतलब सारा का मतलब ये सारा का सारा जो कारभार है वो ये किसका है? MCA का, ठीक है, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ डिन वंस इशूड, सो द डिन इज वैलिड फॉर ए लाइफ टाइम एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल डायरेक्टरशिप ऑफ ए, मतलब कि डिफरेंट कंपनी। मान लीजिए कि एजे प्राइवेट लिमिटेड में मैं हूं अभी डायरेक्टर। मान लीजिए एक कंपनी को मैंने छोड़ दिया और दूसरा कंपनी में मैं डायरेक्टर बनने गया, तो क्या वो उधर भी वैलिड रहेगा क्या? हाँ, पूरा लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। वो डिन नंबर जो है बेटा वो पूरा लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। जिएंगे भी तुम्हारे साथ, मर भी जाएंगे तुम्हारे साथ, जिएंगे भी तुम्हारे साथ, मर भी जाएंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। वो जो डिन नंबर है वो पूरा लाइफ टाइम वैलिड है, चाहे आप एक कंपनी का डायरेक्टरशिप करो, चाहे मल्टीपल कंपनी का डायरेक्टरशिप करो, चाहे आप एक कंपनी को छोड़ के दूसरा 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 कंपनी में जाओ, वो पूरा
लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, ठीक है। फिर बात करते हैं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, सो नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर विदाउट ए डिन, ठीक है। नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर विदाउट ए डिन। कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता डायरेक्टर विदाउट ए डिन, ठीक है। ये सब पढ़ लेना, इतना आप लोग पढ़ लेना, हो जाएगा। चलो आगे। अच्छा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द राइट्स एंड पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। अपने को बोला है कि डायरेक्टर का जो राइट है, पावर है और ड्यूटी है, उसके बारे में चर्चा करिए ना, उसके बारे में चर्चा करो ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि राइट्स ऑफ डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर का अधिकार क्या क्या है। अरे डायरेक्टर का अधिकार क्या क्या है। सबसे पहला राइट कि एक डायरेक्टर हर एक बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। एक डायरेक्टर हर एक बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग। उसको पार्टिसिपेट करने से कोई भी बोर्ड मीटिंग से कोई रोक नहीं सकता। किसी का औकात नहीं है एक डायरेक्टर को वो रोक दे कि पार्टिसिपेट करने से बोर्ड मीटिंग में। अगर कोई एक कंपनी का डायरेक्टर है तो वो हर बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, हर एक बोर्ड मीटिंग में वो जा सकता है। दूसरा, राइट टू एक्सेस कंपनीज बुक्स। एक डायरेक्टर हमेशा कंपनी का जो अकाउंट्स है, कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको वो चेक कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड वगैरह जो कुछ भी, एक डायरेक्टर का ये अधिकार रहता है कि कंपनी के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है उसको वो चेक करे। फिर राइट टू वोट। एक डायरेक्टर का ये अधिकार रहता है कि जो जो बोर्ड मीटिंग में हो, बोर्ड मीटिंग में वोट करने का भी अधिकार किसका होता है? डायरेक्टर का। एक एक डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में वोट कर सकता है, ठीक है। फिर राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन। एक डायरेक्टर का ये भी अधिकार रहता है कि वो सारे के सारे रेम्युनरेशन को रिसीव करे, सिटिंग फीस, कमीशन फीस, जो भी रेम्युनरेशन मिल रहा है उसको वो रिसीव करे, ठीक है। अरे एक डायरेक्टर को बहुत बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, सिटिंग फीस मिलता है उसको, या वो कमीशन मिलता है उसको, या वो रेम्युनरेशन मिलता है उसको, वो रिसीव करे। फिर राइट टू वो डेलीगेशन, मतलब एक डायरेक्टर अगर चाहे तो अपनी पावर्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी दूसरे डायरेक्टर को दे सकता है। अगर एक डायरेक्टर चाहे तो अपनी पावर्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो किसी दूसरे डायरेक्टर को दे सकता है। फिर राइट टू बी आइडेंटिफाइड। राइट टू बी आइडेंटिफाइड मतलब मान लो कि एक डायरेक्टर ने कंपनी का होके खर्चा कर दिया, मतलब कि कंपनी के लिए कुछ इमरजेंसी में खर्चा कर दिया। मतलब मान लो कि कंपनी जल रही थी, कंपनी में आग लग रहा था, कंपनी में आगुन लग छिलो, मान लो कि कंपनी में आगुन लग छिलो, तो वो फायर ब्रिगेड को बुलाया, इतना सारा खर्चा किया और वो आग वाग को बुझाया, तो वो उसको वसूल कर सकता है। वो डायरेक्टर बोल सकता है शेयर होल्डर मीटिंग में कि हमने ये कंपनी का आग में जब अपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से बुझाया था। सीधा सा बात है कि अगर कंपनी का होके खर्चा कर दे अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर से तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है। बात करते हैं पावर्स ऑफ डायरेक्टर कि एक डायरेक्टर का क्या क्या पावर होता है। सबसे पहले जनरल पावर, ये तो आप जानते हो ना कि एक डायरेक्टर कंपनी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। इसको अपने लोग बोलते हैं जनरल पावर। मतलब जनरली उसके पास सारा कुछ पावर है, मतलब वो कंपनी का सारा कुछ कर सकता है, कंपनी का करता धरता है, वो कंपनी का सब कुछ कर सकता है। अरे एक डायरेक्टर के पास सारा पावर है जनरली, उसको अपने लोग बोलते हैं जनरल पावर। उसके अलावा क्या क्या पावर है? तो एक डायरेक्टर चाहे तो वो कंपनी के नाम पे फंड्स भी बोरो कर सकता है। अगर एक डायरेक्टर चाहे तो कंपनी के नाम पे ना फंड्स भी वो बोरो कर सकता है, वो डिबेंचर इशू कर सकता है, वो लोन मांग सकता है कंपनी के नाम पे, वो कंपनी के नाम पे लोन मांग सकता है, वो डिबेंचर इशू कर सकता है वो चाहे तो। अगर एक डायरेक्टर चाहे तो कंपनी का फंड को इन्वेस्ट कर सकता है। हम आपको समझाए थे ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में फंड्स इन्वेस्ट करती है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट लेजर, तो अगर वो चाहे तो अगर वो चाहे तो कंपनी का जो सरप्लस फंड है वो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। कौन भैया? डायरेक्टर। इसके बाद अगर डायरेक्टर चाहे तो वो ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकता है, पावर टू अपॉइंट ऑफिसर। उसके पास ये पावर है कि पावर टू अपॉइंट ऑफिसर, ठीक है। अगर एक डायरेक्टर चाहे तो एमडी को भी अपॉइंट कर सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकता है, मैनेजर को भी अपॉइंट कर सकता है, अदर ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकता है। अगर एक डायरेक्टर चाहे तो वो शेयर्स भी इशू कर सकता है, अगर एक डायरेक्टर चाहे तो वो डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकता है। अगर एक डायरेक्टर चाहे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी अप्रूव कर सकता है। इतना पावर रहता है डायरेक्टर के हाथ में। सबसे पहले भैया ये पावर तो रहती है कि मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है कंपनी को। वो कंपनी के नाम पे बोरो भी कर सकता है, मांग भी सकता है दूसरे कंपनी से। वो अपने कंपनी का सरप्लस फंड को दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकता है, पावर टू इन्वेस्ट कंपनीज फंड। वो चाहे तो अपॉइंट भी कर सकता है ऑफिसर्स को, डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को, वो अपॉइंट भी कर सकता है, पावर टू अपॉइंट ऑफिसर्स। और एक डायरेक्टर चाहे तो वो डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकता है, पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड एंड पावर टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, मतलब कि डायरेक्टर का क्या क्या ड्यूटीज होता है। डायरेक्टर का क्या क्या ड्यूटीज होता है? सबसे पहला ड्यूटी होता है कि ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ। ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डायरेक्टर को हमेशा काम ईमानदारी से करना चाहिए, ऑनेस्टली काम करना चाहिए। जैसे अभिषेक झा क्लासेस का मैं फाउंडर हूं, अभिषेक झा, मैं अपना काम हमेशा ईमानदारी से करता हूं। हर एक इंसान को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। वैसे ही एक डायरेक्टर को भी एक कंपनी का करता धरता बोला जाता है, तो फ्रॉड नहीं करना चाहिए।
एक डायरेक्टर को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। सबसे पहला है ड्यूटी टू एक्ट इन ए गुड फेथ। एक डायरेक्टर को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, बेस्ट इंटरेस्ट में करना चाहिए, बेस्ट इंटरेस्ट में करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये ड्यूटी टू एक्ट विद इन पावर्स। ये अपना जितना औकात है, वो जो डायरेक्टर है उसका जितना औकात है उसके हिसाब से वो काम करो। मतलब कंपनी को जितना औकात है, कंपनी को जितना पावर है उस हिसाब से काम करो, अपने पावर के बाहर मत जाओ। एमओए में जितना लिखा, एमओए का मतलब क्या होता है? एमओए का मतलब कागजात, वो कागजात में जितना लिखा हुआ है उतना ही काम करो, जितना अथॉरिटी मिला हुआ है कंपनी को सिर्फ उतना ही काम करो। अगर डायरेक्टर औकात से बाहर वाला काम करेगा तो उसको जेल भी हो सकता है, सजा भी हो सकता है। फिर बोला है कि ड्यूटी टू एक्सरसाइज केयर एंड डिलीजेंस। बोला है कि अनपढ़ आदमी को अनपढ़ जैसे काम नहीं करने का है, ठीक है। यहां पे बोला है कि डायरेक्टर को हमेशा केयर के साथ, स्किल के साथ और रीजनेबल जजमेंट के साथ काम करना चाहिए। अगर एक डायरेक्टर को वो चीज के बारे में आइडिया नहीं है जो वो कम वो कर रहा है, फिर वो नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मान लीजिए एक कंपनी में 15 डायरेक्टर है। अगर मान लो एक ऐसा डायरेक्टर है जिसको एक पर्टिकुलर काम नहीं आता, उसको करना ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास रीजनेबल जजमेंट है, स्किल है, केयर है, फिर वो काम कीजिए। आता है तो भाई काम कर, नहीं आता है मत कर काम। इसको बोलते हैं अपने लोग ड्यूटी टू एक्सरसाइज केयर एंड डिलीजेंस। मतलब एक डायरेक्टर को अपना केयर, अपना स्किल, अपना रीजनेबल जजमेंट के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। फिर बोला गया है ड्यूटी टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक डायरेक्टर को अपना पर्सनल प्रॉफिट के चक्कर में, अपना पर्सनल प्रॉफिट के चक्कर में कंपनी, अपना पर्सनल प्रॉफिट के चक्कर में, अपना पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में कंपनी को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। एक डायरेक्टर को अपना पर्सनल प्रॉफिट के चक्कर में, अपना पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में कि मेरा तो ये मन है, मेरा मेरा मन यहां नहीं चलेगा। अगर तुम एक कंपनी का डायरेक्टर है तो सबके बारे में सोचना पड़ेगा। अपना पर्सनल प्रॉफिट के चक्कर में या अपना पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में कंपनी को दांव पे मत लगाओ, कंपनी को दांव पे मत लगाओ। इसको अपने लोग बोलते हैं ड्यूटी टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर बोला है कि ड्यूटी नॉट टू गेन अनड्यू एडवांटेज। एक डायरेक्टर को कभी एक कंपनी का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। एक डायरेक्टर को कभी एक कंपनी का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, एडवांटेज नहीं लेना चाहिए मतलब फायदा नहीं उठाना चाहिए। मान लीजिए एक डायरेक्टर अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए एक कंपनी का फायदा उठा रहे हैं, वो गलत है, वो गलत है, ठीक है। मान लीजिए हम कल को हम कल को मान लीजिए वो टाटा का हम डायरेक्टर बन गए, ठीक है। अब टाटा का हम डायरेक्टर बने वो तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये बात बता रहे हैं कि टाटा कंपनी मेरा है और इसीलिए, और टाटा कंपनी मेरा है इसीलिए आप अभिषेक झा क्लासेस ज्वाइन कीजिए। तो ये जो टाटा कंपनी का नाम सुन के तो पूरा कलकत्ता यूनिवर्सिटी मेरा अभिषेक झा क्लासेस को ज्वाइन कर लेगा कि टाटा अभिषेक झा क्लासेस, ऐसे करके रख दिया हम नाम, हम ऐसे करके रख दिया नाम कि टाटा अभिषेक झा क्लासेस। मतलब एक कंपनी का एडवांटेज लेके अपना अपना पर्सनल गेन कर रहे हैं, वो चीज नहीं चलेगा, वही चीज नहीं चलेगा। और अगर पर्सनल गेन किए हैं तो उसको रिफंड करो, रिफंड करना पड़ेगा। मतलब हम टाटा के नाम लेके, अगर मान लीजिए हम टाटा का डायरेक्टर बन गए, वैसे तो कभी बनेंगे नहीं, मेरा औकात भी नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम टाटा के डायरेक्टर हैं, ठीक है। और टाटा का नाम लेके हम अपना ट्यूशन चला रहे हैं, अभिषेक झा क्लासेस भी चला रहे हैं, उसमें उसमें रिकॉर्डेड वीडियो हम सेल कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। फिर बात है कि ड्यूटी टू अटेंड मीटिंग। ड्यूटी टू अटेंड मीटिंग मतलब एक डायरेक्टर का ये हक है, ये ड्यूटी है कि वो रेगुलरली अटेंड करेगा मीटिंग, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको मीटिंग अटेंड करने से कोई नहीं रोक सकता। जो कोई भी मीटिंग हो, बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग, एक डायरेक्टर का हक है कि वो मीटिंग को अटेंड करेगा वो, ठीक है, ठीक है। फिर बोला है कि ड्यूटी टू नॉट टू असाइन ऑफिस। मतलब एक डायरेक्टर का हक है कि वो दूसरे पर्सन को अपना ऑफिस असाइन नहीं करेगा, दूसरे पर्सन के लिए अपना ऑफिस असाइन नहीं करेगा। सो एड, ठीक है, ही कैन नॉट ट्रांसफर और असाइन हिज ऑफिस टू अनदर पर्सन, सच असाइनमेंट इज वॉइड। मतलब वो अपना ऑफिस को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं करेगा। मतलब डायरेक्टर का जो ऑफिस रहेगा वो उसका ही रहेगा, किसी दूसरे को असाइन नहीं करेगा। फिर ड्यूटी टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियली। इसका मतलब क्या होता है बता देता हूँ। बहुत सारा मैटर ना कंपनीज में कॉन्फिडेंशियल होता है, कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट रखना पड़ता है, सीक्रेट रखना पड़ता है। बहुत सारा मैटर क्या रखना पड़ता है? सीक्रेट रखना पड़ता है। तो एक डायरेक्टर को सारा मैटर को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है, वो बाहर जाकर ढिंडोरा नहीं पीटेगा, उसका ये ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य है, एक डायरेक्टर का कर्तव्य है कि सारा जो मैटर है वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखे, बाहर वो उसका ढिंडोरा ना पीटे, बाहर उसको ढिंडोरा ना पीटे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के बारे में बात करेंगे कि एक डायरेक्टर का क्या क्या लाइबिलिटीज होता है। तो एक होता है सिविल लाइबिलिटी, एक होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी। सुनिए, एक अपने लोग सबसे पहला लाइबिलिटी पढ़ने वाले हैं सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिविल लाइबिलिटी का मतलब, मान लीजिए कि एक है कंपनी का डायरेक्टर, उसका नाम है पार्टी साप्टा लिमिटेड। क्या नाम है? उसका नाम है पार्टी साप्टा लिमिटेड। सर आप पार्टी साप्टा क्यों करते रहते हो? क्योंकि पार्टी साप्टा मेरे को पसंद है, ठीक है। एक मान लीजिए कंपनी है, उसका नाम है पार्टी साप्टा लिमिटेड। उस कंपनी का डायरेक्टर ने पार्टी साप्टा लिमिटेड का नाम लेके कोई फ्रॉड किया थर्ड पार्टी के साथ। मान लीजिए कंपनी का डायरेक्टर है, पार्टी साप्टा लिमिटेड का डायरेक्टर है, उस कंपनी का डायरेक्टर ने
उस कंपनी का नाम लेके किसी थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड किया है, किसी थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड किया है, तो उसके लिए डायरेक्टर जो है वो पर्सनली लायबल होगा, उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगा। अगर यहां पे बोला गया है कि अगर डायरेक्टर अपना ही कंपनी का नाम लेके किसी थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड करता है तो उसके लिए डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा। इस इंसान को इस थर्ड पार्टी को पैसा कौन देगा? इस थर्ड पार्टी को पैसा देगा डायरेक्टर खुद, वो डायरेक्टर ही लायबल होगा। इसको अपने लोग बोलते हैं सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी देखिए ना क्या लिखा हुआ है, बोला है डायरेक्टर आर सिविली लायबल टू कंपनसेट द कंपनी और थर्ड पार्टी फॉर एनी लॉस, कॉस्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटीज, नेग्लिजेंस और मिसमैनेजमेंट। अगर कोई डायरेक्टर ने मिसमैनेजमेंट किया है, अगर कोई डायरेक्टर की वजह से कुछ हुआ है, अगर कोई डायरेक्टर ने नेग्लिजेंस दिखाया है, अगर कोई डायरेक्टर ने धोखाधड़ी किया है, तो थर्ड पार्टी के लिए वो लायबल होगा। मतलब डायरेक्टर लायबल होगा, कंपनी नहीं। मतलब थर्ड पार्टी के लिए डायरेक्टर लायबल होगा, कंपनी नहीं। ठीक है, यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है देखिए ना, इफ ए डायरेक्टर यूजेस कंपनीज फंड फॉर पर्सनल यूज। अगर एक ऐसा डायरेक्टर है जो कंपनी का फंड खुद के लिए यूज कर रहा है, देन वो उस अमाउंट को रिफंड कर दे, कंपनी को। ठीक है, इसको अपने लोग बोलते हैं सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी मतलब थर्ड पार्टी के लिए, मतलब कि अगर मान लो कि कोई डायरेक्टर थर्ड पार्टी के साथ कोई कांड किया है, कोई केस किया है अपना कंपनी का नाम लेके, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगा, उसके लिए वो डायरेक्टर लायबल होगा। सीधा सा बात है। फिर बात करते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी। यहां पे बोला गया है कि अगर कोई डायरेक्टर फ्रॉड करता है, या फॉल्स स्टेटमेंट देता है, फॉल्स स्टेटमेंट मतलब गलत गलत बात बोलता है, अगर मान लीजिए कोई लॉ को फॉलो नहीं करता है, अगर कोई डायरेक्टर फ्रॉड करता है, फॉल्स स्टेटमेंट देता है या लॉ को कोई फॉलो नहीं करता, तो वो क्रिमिनली लायबल है। वो क्या है? क्रिमिनली, वो क्रिमिनल बन चुका है। अगर कोई डायरेक्टर कंपनी का नाम लेके फ्रॉड किया है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, वायलेशन ऑफ लीगल मतलब कि प्रोविजन, मतलब लॉ को फॉलो नहीं किया है, देन वो क्रिमिनल बन चुका है। तो उस क्राइम के लिए उसको 10 साल का सजा मिलेगा। उस क्राइम के लिए उसको 10 साल का सजा मिलेगा। एंड सिर्फ वो 10 साल का सजा नहीं मिलेगा, एंड वो जो अमाउंट इन्वॉल्व था उसका 3 गुना वसूला भी जाएगा उससे। मतलब मान लो कि वो 1 करोड़ का फ्रॉड किया है, तो उसको 3 करोड़ देना पड़ेगा। मान लो 1 करोड़ का वो फ्रॉड किया है, तो उसको 3 करोड़ देना पड़ेगा। तो ये है क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर कोई डायरेक्टर फ्रॉड किया है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया है या लॉ को फॉलो नहीं किया है, तो उसको 10 साल का जेल तो होगा ही होगा। साथ ही साथ जो अमाउंट इन्वॉल्व था वो फ्रॉड में, मतलब मान लो 1 करोड़ का फ्रॉड किया है, तो उसको तीन गुना रिटर्न करना पड़ेगा, 3 गुना रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, एज ए पेनाल्टी तो उसको वो 10 साल का जेल होगा, और जो अमाउंट था उसको उसका 3 गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर थर्ड है कि लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। आप लोग जानते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब अपने लोग शेयर इशू करते हैं ना, जब शेयर इशू करने से पहले ना एक प्रोस्पेक्टस इशू होता है, जहां पे शेयर के बारे में सारा का सारा डिटेल्स दिखा रहता है। ये यूनिट नंबर 2 में पढ़ाए थे आप लोग, जहां पे शेयर के बारे में सारा का सारा डिटेल्स दिखा रहता है कि तुम लोग खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। मतलब मान लो कि मैं पब्लिक को शेयर इशू करने वाला हूं, तो उसका ना प्रोस्पेक्टस उनके पास पहले जाता है, जहां पे पूरा कंपनी के बारे में, शेयर के बारे में, हर एक चीज के बारे में डिटेल्स दिखा रहता है। अब ये डिटेल्स में ना मैं कुछ जाली जाली बात लिख दिया हूं, ये जो प्रोस्पेक्टस में ना मैं कुछ जाली जाली बात लिख दिया हूं, फ्रॉड वाला बात लिख दिया हूं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बात लिखा हूं, मिस स्टेटमेंट लिखा हूं जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। मैंने ये प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि मैं 1000 शेयर इशू कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में मैं 20 शेयर इशू कर रहा हूं, मैं 20 शेयर ही इशू कर रहा हूं। तो अगर तूने प्रोस्पेक्टस में जालीगिरी दिखाया डायरेक्टर, तो तुझे जेल होगी, तुझे कंपेंसेशन भरना पड़ेगा। अगर तूने प्रोस्पेक्टस के साथ जालीगिरी किया है, प्रोस्पेक्टस में अगर जालीगिरी दिखाया है, अगर प्रोस्पेक्टस को हेराफेरी किया है, तो तुझको जेल होगा और कंपेंसेशन भी भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोला है लायबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी। वादा करके निभाया नहीं। अगर एक ऐसा डायरेक्टर है, अगर एक ऐसा चोट्टा डायरेक्टर है कि वादा तो किया लेकिन निभाया नहीं, तो फिर उसको सजा मिलेगी। एनी फिड्यूसरीज डायरेक्टर्स मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, एनी मिसयूज ऑफ द पोजीशन, मतलब अपना जो पोजीशन है उसका गलत फायदा उठाया फॉर इट्स ओन पर्सनल गेन, देन उसको सजा तो मिलेगा। फिर बोला है लायबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर्स एक्ट। मतलब अगर कोई डायरेक्टर औकात के बाहर जाके काम किया है, मतलब कंपनी के मेमोरेंडम में जो कुछ भी लिखा था उसके औकात के बाहर जाके वो काम किया है, देन उसको सजा तो मिलेगा, वो पर्सनली लायबल है उसके लिए। ठीक है, अगर मान लो मेमोरेंडम में वो चीज नहीं लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो चीज नहीं लिखा है, वो अपने औकात के बाहर, अपने पावर्स के बाहर, सुनो ना, अगर कोई डायरेक्टर अपने पावर्स के बाहर जाके काम किया है, देन उसको सजा तो मिलेगा। उसको बोलते हैं लायबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर्स एक्ट। इसमें से कितना याद करना है सर? 5-6 पॉइंट याद कर लीजिएगा। फिर लायबिलिटी ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ। मान लीजिए कि वो जो डायरेक्टर है वो एनुअल रिटर्न नहीं भरता है, लॉ को फॉलो नहीं करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, ऑडिट फॉडिट नहीं करवाता है, मान लीजिए टैक्स रिटर्न नहीं भरता है, देन उसको उस केस में सजा तो मिलेगा।
उस केस में उसको सजा तो मिलेगा। फिर 7, लाइबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर मान लीजिए एक डायरेक्टर ऐसा है जो एक बिजनेस को फ्रॉड से चलाता है, फ्रॉड से चलाता है, मतलब फ्रॉड फ्रॉड करके चलाता है, ठीक है। इफ कंपनी बिजनेस इज कैरिड ऑन द इंटेंट टू defraud creditors और शेयर होल्डर, डायरेक्टर आर पर्सनली लायबल फॉर ऑल कंपनीज डेट, ठीक है। फिर देखो, फिर बात करते हैं लाइबिलिटी फॉर अनपेड शेयर कैपिटल। लाइबिलिटी फॉर अनपेड शेयर, इतना तक ही पढ़िए आप लोग, ठीक है, इतना तक ही पढ़िए आप लोग, हो जाएगा। देखिए आप लोगों को किस तरीके से लिखना है। अगर मान लीजिए डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर आए, सबसे पहले आप जितना जानते हैं डायरेक्टर के बारे में चेप दीजिए, उसके बाद पॉइंट लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप डायरेक्टर के बारे में जितना जानते हैं आप चेपिए उसको, उसके बाद आप पॉइंट लिखना शुरू कीजिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ऐसे करके लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो लाइबिलिटीज भी अपने को हो गया। बात करते हैं सीएसआर। सीएसआर का बात करते हैं। सीएसआर, सीएसआर का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये गवर्नमेंट बोलती है एक कंपनी को, सुनिए ना, एक हम स्टोरी सुनाते हैं, सुनिए ना स्टोरी। आप स्टोरी सुनाएंगे तब ना स्टोरी जाके लिख पाओगे, स्टोरी सुनाएंगे तब ना स्टोरी जाके लिख पाओगे। तो ये बेटा गवर्नमेंट बोलती है एक कंपनी को, अरे छोटा कंपनी, तू तो 100 करोड़ 200 करोड़ कमाता है, तू तो साल साल में 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ कमाता है। वो कमाता है तो तू अपने लिए कमाता है ना रे, ये सोसाइटी के लिए क्या करता है? इतना इतना जो कमा रहा है वो सोसाइटी के लिए क्या करता है? गवर्नमेंट बोलता है कंपनी को, रे छोटा, ऐसे बोलता है, सॉरी, बोलता है कि तू जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ 3000 करोड़ जो कमा रहा है, हर साल जो कमा रहा है, छापे जा रहा है पैसा, रे रिलायंस, रे टाटा, इतना इतना जो पैसा कमाए जा रहा है तुम, तो पब्लिक के लिए तुम क्या किया? पब्लिक के लिए क्या किया? सो यहां पे गवर्नमेंट बोलती है कि तुम लोग जो यहां पे 1000 करोड़ 2000 करोड़ 500 करोड़ छाप रहे हो, ये सोसाइटी के लिए तू क्या कर रहा है? तो उसी के लिए आया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि कोई भी कंपनी अगर 500 करोड़ से ज्यादा कमा रही है, कोई भी कंपनी का नेटवर्थ अगर 500 करोड़ है और टर्नओवर अगर मान लो 1000 करोड़ से ज्यादा है, अगर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर कोई भी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है और नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, देन उसको कुछ पैसा सोसाइटी में लगाना पड़ेगा, कुछ पैसा सोसाइटी को भी दान देना पड़ेगा, कुछ पैसा सोसाइटी को भी दान देना पड़ेगा। तो इसको अपने वर्ड्स में बना बना के चिपका चिपका के लिख के आना भाई, क्या दिक्कत है? देखो ना क्या लिखा हुआ है। According to Section 135 of the Companies Act 2013, corporate social responsibility means responsibilities of the company to contribute to the social and economic development of a society। मतलब कंपनी इतना इतना जो पैसा कमा रही है, 500 करोड़ 1000 करोड़, तो कुछ सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर, कुछ सोसाइटी को भी दे, रिटर्न बैक कर। इसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंपनी टू कंट्रीब्यूट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी बाय अंडरटेकिंग एक्टिविटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। मतलब ये कम्युनिटी के भलाई के लिए कुछ ना कुछ पैसा आप कंट्रीब्यूट करो, कुछ ना कुछ पैसा आप कंट्रीब्यूट करो। कितना करना है कितना नहीं करना है वो बता देंगे, ठीक है। तो आइए अब ये पॉइंट्स पढ़िए, पॉइंट्स पढ़िए। किसके लिए एप्लीकेबल है? किसके लिए एप्लीकेबल है? जिस भी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिस भी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर जिस भी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, साल का जो नेट प्रॉफिट है, साल का जो नेट प्रॉफिट होता है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, वो लोग सीएसआर के लिए एप्लीकेबल है। वो लोग सीएसआर के लिए एप्लीकेबल है तो है, ठीक है। अच्छा, एक कंपनी अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही है, देन उसको उसको एक सीएसआर कमेटी बनाना पड़ता है, उसको एक सीएसआर कमेटी का गठन करना पड़ता है, सीएसआर कमेटी का गठन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमेटी, एवरी कंपनी मीटिंग द अबव लिमिट मस्ट फॉर्म ए सीएसआर। अगर ये लिमिट में है तुम्हारा कंपनी, देन आप सीएसआर कमेटी बनाओ, सीएसआर कमेटी का आप ये गठन 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 करो। वहां पे 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर को रख सकते हो, 3 और मोर डायरेक्टर, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सीएसआर में भैया कितना पैसा लगाए, कितना पैसा। तो याद रखिएगा ये 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले आपका जो 3 फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है, मान लीजिए कि 2021 में, सुने, मान लीजिए कि 2021 में आपने 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमाया, एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए 2022 में आपने 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, मान लीजिए 2023 में आपने 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो ये जो 3 फाइनेंशियल मतलब प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो 3 फाइनेंशियल ईयर है, उसका एवरेज करके आपको 2% देना है, 2% देना है। कितना? 2% देना है। मतलब इमीडिएटली जो पास हुआ फाइनेंशियल ईयर है, अभी अभी इमीडिएटली अपना फाइनेंशियल ईयर कितना था या वो 2025, मतलब कि 2023 2024 2000 ये 25 का जो प्रॉफिट है उसको एवरेज करके उसका 2%, मतलब 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख उसका 2%, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख
कितना होता है उसका, आपको 2% CSR में देना है, मतलब 12,000 कुल मिला के देना है आपको, ठीक है। मतलब इसका एवरेज करके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज करके आप लोग को सीएसआर में देना है, ठीक है। एक्टिविटीज कवर्ड अंडर सीएसआर। सीएसआर में कौन कौन सा एक्टिविटीज होता है भैया? सीएसआर में कौन कौन सा, अरे कंपनी दान दक्षिणा करती है, किस चीज के लिए दान दक्षिणा कर रही है, कौन सा चीज के लिए, कौन सा मकसद के लिए दान दक्षिणा कर रही है, मतलब कि मकसद क्या है? अगर कंपनी दान दक्षिणा कर रही है अपना 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसका मकसद क्या रहना चाहिए, किसके लिए किया जाता है सीएसआर? टू इरेडिकेट हंगर, मतलब ये पॉवर्टी एंड ये मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, हंगर, ठीक है, कि गरीबी मिटाने के लिए, भूखमरी मिटाने के लिए, और मैल न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। टू अच्छा, टू मतलब कि टू प्रमोट एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी के लिए, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है, अपना नेशनल हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर को बचाने के लिए, सीधा सा बात है। एंड कंट्रीब्यूशन टू नेशनल रिलीफ फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड। अगर आप लोग कुछ नहीं कर पाते हो, सुनो ना, अगर आप लोग सीएसआर से कुछ नहीं कर पाते हो तो आप एक काम करो, आप एक काम करो, प्रधानमंत्री को दे दो सारा पैसा, प्रधानमंत्री को सारा पैसा दे दो, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दे दो, वो लोग कुछ भलाई कर देगा। और एनी गवर्नमेंट, ये सब काम कर सकते हो आप सीएसआर से। सीएसआर से क्या क्या काम कर सकते हो? आप हंगर मिटा रहे हो, पॉवर्टी मिटा रहे हो, या मेल न्यूट्रिशन, उसके बाद एजुकेशन या जनरल इक्वालिटी को आप यहाँ पे प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो एक कंपनी को अपना नेट प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे, मतलब 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट आप लोगों को सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अगर आप एक कंपनी हो तो, आप अगर एक कंपनी हो तो, ठीक है। ये सब मत पढ़िए, फिर ये पढ़िए कि अगर कोई अगर ये सब फॉलो अप नहीं कर रहे हो, अगर ये सब फॉलो अप नहीं कर रहे हो, अगर आप सीएसआर को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको पेनल्टी लगेगा। क्या लगेगा? आपको पेनल्टी लगेगा। अगर आप सीएसआर को फॉलो नहीं करो, अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को फॉलो नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगा। इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड द रिक्वायर्ड अमाउंट, द अनस्पेंट अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू स्पेसिफाइड फंड विद इन 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड फॉलोइंग विद द कंपनी एंड ऑफिसर्स आर लायबल फॉर पेनल्टी, ठीक है। मतलब कि कंपनी को एक अच्छा खासा पेनल्टी लगेगा, ऑफिसर्स को भी एक अच्छा खासा पेनल्टी लगेगा, और वो जो अनस्पेंट अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली एट द फाइनेंशियल ईयर एंड ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सीएसआर का मतलब क्या है? सीएसआर का मतलब भैया ये होता है कि एक कंपनी को 500 करोड़, 1000 करोड़ या 1500 करोड़, इतना इतना जो कमा रहा है नॉर्मली, उसका कुछ पैसा, उसका 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, हंगर हंगर और पॉवर्टी मिटाने के लिए यूज करना चाहिए। उसको अपने लोग बोलते हैं सीएसआर बोलते हैं, ठीक है। चलो आइए अब बात करते हैं, हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी कौन होता है? एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। जितना बार भी आप एमडी बोलूंगा आप समझना कि मैनेजिंग डायरेक्टर का बात कर रहा हूं, कि एमडी कौन होता है, एमडी कौन होता है। तो क्वेश्चन है कि डिफाइन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड स्टेट हाउ ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए पब्लिक कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एंड मेंशन हिज ड्यूटीज, उसका ड्यूटीज भी एक्सप्लेन करना है अपने को। देखिए दोस्त, एक डायरेक्टर जो होता है वो बस एक कंपनी को का नॉर्मल डायरेक्टर रहता है। वो क्या करता है? कंपनी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पैनल में बैठ के बस वो डिसीजन लेगा। एमडी जो होता है वो डायरेक्टर का भी बॉस होता है, वो डायरेक्टर का भी बॉस होता है, वो डायरेक्टर तो होता ही है लेकिन वो सीईओ भी होता है वो कंपनी का। अधिकतर टाइम आप देखोगे कि कंपनी उसी के बदौलत चल रही है, सबसे हेड, मतलब एकदम टॉप मोस्ट में बैठा हुआ हेड ऑफ द डायरेक्टर रहता है वो। जैसे मुकेश भाई अंबानी, रिलायंस का मुकेश भाई अंबानी क्या अपना एमडी। एमडी मतलब कौन? एमडी मतलब भैया कि वो डायरेक्टर तो है ही लेकिन वो सीईओ भी है साथ साथ। उसी के नाम पे कंपनी चलता है, उसी के नाम से कंपनी चलता है, उसी के चेहरे से कंपनी चलता है। मुकेश भाई अंबानी एग्जांपल ले लो, मुकेश अंबानी रिलायंस का एमडी। क्या एमडी मतलब वो डायरेक्टर तो है ही, वो सीईओ भी है उस कंपनी का, मतलब डायरेक्टर का भी बॉस है, डायरेक्टर का बॉस। मतलब एक कंपनी में बहुत सारा डायरेक्टर रहता है, ये है डायरेक्टर 1, ये है मान लो डायरेक्टर 2, ये है मान लो डायरेक्टर 3, ये है मान लो डायरेक्टर 3, और एक एक रहता है बड़का वाला डायरेक्टर बॉस रहता है, उसको अपने लोग बोलते हैं एमडी। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? एमडी, ठीक है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए एमडी मींस ए डायरेक्टर who by virtue of the agreement with the company or a resolution passed in the general meeting or by the board of directors is entrusted with a substantial power of management। मतलब एक एमडी के पास सबसे ज्यादा पावर रहता है। सब्सटेंशियल पावर का मतलब क्या होता है? एक एमडी के पास सबसे ज्यादा पावर है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है, एक एमडी के पास सबसे ज्यादा पावर है, which would not otherwise be exercisable by him। मतलब जो सिर्फ वही एक्सरसाइज कर सकता है और कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता।
मतलब जिस भी डायरेक्टर के पास सबसे ज्यादा पावर है उसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर इज बोथ ए डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैंने आपको क्या बोला कि एमडी कौन होता है? एमडी होता है डायरेक्टर, हाँ भैया, और साथ साथ सीईओ भी होता है वो। मतलब कि डायरेक्टर प्लस सीईओ क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर प्लस सीईओ क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब भैया हम, मतलब ये कंपनी, पूरा कंपनी हमारे नाम से चलती है। आप बताओ ना, रिलायंस का नाम सुन के आपको क्या लगता है? किसका नाम याद आता है? भैया मुकेश अंबानी। पूरा रिलायंस को कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी। तो वो क्या, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। अरे डायरेक्टर का सरताज, उसके पास सबसे ज्यादा पावर रहता है, कंपनी का सबसे ज्यादा पावर उसके पास रहता है, सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट उसके पास रहता है। तो अब हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट। ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी इंडिविजुअल नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द लॉ। यहाँ पे बोला है कि जो एमडी के लिए अपॉइंट होगा, जो एमडी के लिए अपॉइंट होगा वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात कि वो नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए। नॉट डिस्क्वालिफाइड मतलब वो कैदी नहीं होना चाहिए, वो फ्रॉडिया नहीं होना चाहिए, वो जेल जाने वाला आदमी नहीं होना चाहिए, वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब वो कैदी नहीं होना चाहिए, वो जेल जाने वाला आदमी नहीं होना चाहिए, वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए, और बस वो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ होना चाहिए। बाकी कोई कोई उसको नॉलेज फॉलेज कुछ नहीं लगेगा। एक चौथी फेल वाला भी एमडी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वही, एक चौथी फेल वाला भी एमडी बन सकता है। अब बात करेंगे प्रोसीड्यूर फॉर अपॉइंटमेंट है, मतलब एक एमडी को किस किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है। ये पॉइंट नंबर 2। एक एमडी को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है उसके सुनिए, एक एमडी को अपॉइंट करने के लिए होता है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है, वो पैनल ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है वो मीटिंग करते हैं। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये पासेस ए रेजोल्यूशन अप्रूविंग द अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग में फैसला निकलता है और वो एमडी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पूरा मीटिंग होता है, वो पैनल का, वो टीम का, और उसमें जो वोटिंग होता है, उसमें जो फैसला होता है, उससे एमडी का चुनाव होता है। एमडी अचानक से नहीं बनता है, बोर्ड मीटिंग से बनता है, ठीक है। फिर एमडी को चुनने के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। शेयर होल्डर का अप्रूवल, कंपनी का मालिक कौन? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में पास कर देगा कि हाँ इसे एमडी बनाओ, तो वो बन जाएगा। शेयर होल्डर का वोट चाहिए, शेयर होल्डर का वोटिंग होगा यहाँ पे, इसको एमडी बनाओ कि नहीं। फिर ये कभी कभी भैया गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लगता है, कभी कभी गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लगता है। इफ द अपॉइंटमेंट इज मेड इन वायलेशन ऑफ एनी प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस और लिमिट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे मतलब वो टांग रहता है कि कौन है, किसका एमडी बनने का बात चल रहा है, कि कभी कभी गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लगता है। बात करते हैं टीनियर कि एमडी आप कितना साल तक रह सकते हैं। एमडी आप 5 ईयर्स तक रह सकते हैं, जैसे बीजेपी 5 ईयर्स तक है, ममता दीदी 5 ईयर्स तक है, वैसे एमडी का भी जो मैक्सिमम टर्म रहता है 5 ईयर्स का रहता है। फिर वापस रीअपॉइंटमेंट होगा, रीवोटिंग होगा, वापस से वोट होगा, वापस उसको बनाओगे तो वापस रीवोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो एमडी का जो टीनियर होता है ना, वो कितना साल का रहता है? 5 साल का। एज लिमिट, कितना साल का इंसान लोग एमडी बन सकता है? एटलीस्ट आपका 21 साल होना चाहिए और 70 साल से कम होना चाहिए। आपका 21 साल होना चाहिए और 70 साल से कम होना चाहिए। 21 साल से ज्यादा होना चाहिए और 70 साल से कम होना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे 21 ईयर्स एंड मोर देन 70 ईयर्स को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। 21 साल होना चाहिए और 70 साल से कम होना चाहिए, तब जाके आप एमडी बन सकते हो, एमडी बन सकते हो, एमडी बन सकते हो। फिर फाइलिंग विद आरओसी, मतलब डिटेल्स ऑफ द अपॉइंटमेंट मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। मतलब ये जो अगर एमडी बनोगे ना, एमडी अगर बनोगे ना, तो रजिस्ट्रार के पास जाओ, रजिस्ट्रार के पास सारा का सारा डिटेल्स फिल करो। जा रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार के पास जाके डिटेल्स फिल कर कि तू एमडी बनना चाहता है। रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा और फॉर्म MR1 में तुम लोगों को डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं ये पावर्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर की। पावर्स क्या क्या रहते हैं? मैंने एक एमडी के पास क्या क्या पावर रहता है? एक एमडी कर क्या सकता है? एक एमडी कर क्या सकता है? सबसे पहले टू मैनेज डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, मतलब वो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा कंपनी को वो संभाल सकता है, पूरा कंपनी का ठेका वही लिया है। फिर टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के बिहाफ पे वो साइन कर सकता है लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर टू एम्प्लॉय एंड स्टाफ एंड ऑफिसर, मतलब वो स्टाफ को रख सकता है, स्टाफ को निकाल भी सकता है, कंपनी के स्टाफ को रख भी सकता है वो, और स्टाफ को निकाल भी सकता है। फिर टू ऑपरेट बैंक अकाउंट एंड हैंडल फाइनेंसेस, अगर एक एमडी अगर चाहे तो वो बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है और वो फाइनेंस को भी हैंडल कर सकता है, टू रिकमेंड बिजनेस पॉलिसीज टू द बोर्ड, वो चाहे तो कुछ अगर बिजनेस पॉलिसीज अगर उसके दिमाग में आया है, एमडी के दिमाग में कुछ अगर बिजनेस पॉलिसीज आया है, जैसे अपना मुकेश अंबानी के पास कुछ बिजनेस पॉलिसीज आता है कि चलो जियो फाइबर लेके आते हैं, जियो का ये लेके आते हैं, जियो का वो लेके आते हैं, उसको वो बोर्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है, बोल सकता है कि सुनो मेरे दिमाग में अभी एक नया बिजनेस प्लान आया है, वो बोल सकता है। ये सब इसके पास पावर्स है, क्या ये सब इसके पास पावर्स है। अब बात करते हैं ड्यूटीज क्या क्या है एमडी का ड्यूटीज क्या क्या है। सबसे पहले तो वो ऑनेस्टली काम करे, जो एक डायरेक्टर का ड्यूटी रहता है वही एक एमडी का भी ड्यूटी रहता है।
आपको पढ़ाए थे ना ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, वही पॉइंट चेप दीजिएगा। सेम एस, लिखिए सेम एस ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। आप लोग को आप लोग को अभी अभी हम पढ़ाए थे ना, मतलब आप लोग को अभी हम पढ़ाए थे ना कि ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, वही पॉइंट चेपिएगा यहाँ, ठीक है। इसको अलग से याद करने का कोई जरूरत नहीं है, सेम एज ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ठीक है भैया, ठीक है। फिर अपने को बोला है कि एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए पब्लिक कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कि भैया एक डायरेक्टर को किस तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं पब्लिक कंपनी में, इसका कुछ मोड बताइए। यहाँ पे बोला है कि एक डायरेक्टर को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, एक डायरेक्टर को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है। सुनिए, सबसे पहला पॉइंट है कि अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। अगर आप फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हो, अगर आप कंपनी के सबसे पहले वाले डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हो, अगर आप कंपनी जस्ट बनाए हो, सुनिए ना, एक कंपनी जस्ट अभी अभी बना, एक कंपनी जस्ट अभी अभी बनाया और पहला डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे उसका प्रोसेस क्या है। सो द फर्स्ट डायरेक्टर आर दोस नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफ द आर्टिकल आर साइलेंट, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑटोमेटिकली बिकम्स द फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, सबसे पहले तो वो एओए देखा जाएगा, एओए आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखा जाएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी भी डायरेक्टर का नाम लिखे हो तो वो बनेगा डायरेक्टर। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर मान लो डायरेक्टर का नाम नहीं लिखे हो, बेटा डायरेक्टर का नाम कुछ लिखे ही नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर जो होते हैं, सब्सक्राइबर, वो बन जाता है डायरेक्टर। जो उस कंपनी में पैसा लगाया है, जो उस कंपनी का मालिक है, वो बन जाता है डायरेक्टर। ठीक है, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेक किया जाता है कि कोई डायरेक्टर का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो वो बन जाता है डायरेक्टर। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ है डायरेक्टर का नाम, नहीं लिखा हुआ है डायरेक्टर का नाम, देन वो जो फिर वो सब्सक्राइबर जो है, सब्सक्राइबर, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है डायरेक्टर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर के टाइम में होता है, मतलब कंपनी अभी अभी खुली है, फर्स्ट डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वहां पे, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा हुआ है डायरेक्टर का नाम, देन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो सब्सक्राइबर जो है, सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली वो अज्यूम कर लिया जाता है कि वही है डायरेक्टर, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। ठीक है, आप ही गए होंगे ना, मतलब अभिषेक झा क्लासेस को लेके, सुनो ना, मैं ये बताता हूँ, अभिषेक झा क्लासेस को लेके मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक भी डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा। मैं गया कंपनी को फॉर्म करने के लिए, तो मैं जो मेमोरेंडम जमा करूंगा ना, तो मेरे को ही वो डायरेक्टर मान लेगा। अगर आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है कि कौन डायरेक्टर है अभिषेक झा क्लासेस का, आर्टिकल में मैं नहीं लिख के गया और नई नई कंपनी मेरी बनी है, तो मेरे को ही डायरेक्टर मान लिया जाएगा, एज्यूम कर लिया जाएगा कि मैं ही हूं डायरेक्टर, मैं ही हूं डायरेक्टर, बात खत्म। आर्टिकल में अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर, अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर, तो ये जो शेयर होल्डर रहते हैं वो लोग भी अपॉइंट करते हैं, वो लोग अपॉइंट करते हैं जनरल मीटिंग में। ठीक है, अरे एक डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। ठीक है, ठीक है, यहां पे तो बोला गया ना कि एक डायरेक्टर को कितने तरीके से अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले तो भैया अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, अगर आप नया नया कंपनी खोल रहे हो तो आर्टिकल में जाके लिख दो कि कौन आपका डायरेक्टर बनने वाला है, कौन आपका डायरेक्टर बनने वाला है। अगर आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है तो आपको ही मान लिया जाएगा डायरेक्टर, आप ही हो करता धरता इस कंपनी के। ठीक है, फिर दूसरा, अगर आपका कंपनी ग्रो कर गई तो उस बार शेयर होल्डर अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर भी अपॉइंट करता है डायरेक्टर को। ठीक है, शेयर होल्डर कहां पे अपॉइंट करता है भैया, जनरल मीटिंग में, बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, ओआर पास करके वो अपॉइंट कर देता है शेयर होल्डर को। तो ठीक है, मतलब वोटिंग करके। फिर कभी कभी भैया, अरे कभी कभी डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट कर देते हैं, बोर्ड ऑफ वो जो वो जो एक टीम है ना, वो जो एक पैनल है ना डायरेक्टर का, वो लोग भी अपॉइंट कर देते हैं, वो लोग भी अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट बाय स्मॉल शेयर होल्डर, देखिए इन लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड शेयर कंपनी है, स्मॉल शेयर होल्डर कैन इलेक्ट वन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट ऑन द बोर्ड। ठीक है, जो लोग छोटे छोटे शेयर होल्डर है, मान लीजिए कि मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूं ना, मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूं, सुनना, मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूं, मैं रिलायंस का 0.0000001% शेयर लिया हूं, इतना कम शेयर लिया हूं मैं रिलायंस का 0.00001% शेयर लिया हूं। ठीक है, तो मैं तो एक स्मॉल शेयर होल्डर हुआ हूं। तो लिस्टेड कंपनी में क्या होता है, स्मॉल शेयर होल्डर लोग मिलके अपना एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रख सकता है, इलेक्ट कर सकता है। मतलब जितना भी छोटे छोटे नॉमिनेशन वाले जो शेयर होल्डर है, मान ले 1 शेयर लिया है, 2 शेयर लिया, 3 शेयर लिया है, वो लोग अपना एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को इलेक्ट कर सकता है, वो लोग अपना एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को इलेक्ट करेगा और रिप्रेजेंट करेगा इंटरेस्ट को। समझा ना, समझा ना, ठीक है, ओके। फिर ये मत पढ़, फिर ये पढ़, अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कभी कभी ना मोदी जी भी टांग कराते हैं, कभी कभी ना सीजी भी
कोट टांगा रहता है, सीजी सीजी। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभी अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या एनसीएलटी भी कभी कभी अपॉइंट करता है। एनसीएलटी मतलब ये कंपनीज का कोर्ट, ठीक है, जैसे अपने लोगों का कोर्ट होता है ना सिविल कोर्ट, वैसे कंपनी का कोर्ट को बोलते हैं एनसीएलटी। एनसीएलटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनसीएलटी बोलते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मतलब ये द सीजी कैन अपॉइंट डायरेक्टर टू प्रिवेंट ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट इन ए कंपनी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एनसीएलटी, ठीक है। कभी कभी एनसीएलटी खुद रिकमेंड करता है सीजी को कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप प्लीज इस कंपनी का डायरेक्टर को अपॉइंट कीजिए, ये लोग बहुत घपलाबाजी कर रहा है, फ्रॉडबाजी कर रहा है। अगर कोई कंपनी फ्रॉडबाजी करती है, अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर फ्रॉडबाजी करता है, तो एनसीएलटी जो है यानी कि कंपनीज का जो कोर्ट होता है, कंपनीज का कोर्ट, अरे कंपनीज का जहां पे सुनवाई होता है, वो एनसीएलटी सीजी को बोलती है कि सर इनका डायरेक्टर आप चुनिए, इस ये जो एक कंपनी है इसका डायरेक्टर आप चुनिए, आप चुनिए इसका डायरेक्टर, ठीक है। और कभी कभी ये जो थर्ड पार्टीज होते हैं, थर्ड पार्टी मतलब कभी कभी शेयर होल्डर, क्रिएटर्स, इंस्टीट्यूशंस जो है, वो लोग भी डायरेक्टर को नॉमिनेट करता है। कभी कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी मौका मिलता है, क्रिएटर्स को भी मौका मिलता है, इंस्टीट्यूशन को भी मौका मिलता है कि भाई तू लोग वोट कर, भाई 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 तू लोग वोट कर और नॉमिनेट कर डायरेक्टर। कभी कभी अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है तो, आर्टिकल में लिखा हुआ है तो, आर्टिकल में लिखा हुआ है तो, ठीक है। इसको मत पढ़िए, छोड़िए, इतना पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का इतना पढ़ लीजिएगा, 6 पॉइंट याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। कोई भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले आप डायरेक्टर का डेफिनेशंस को चेपिएगा, अच्छे से लिखिएगा, उसके बाद पॉइंट्स को लिखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब अपने लोग पढ़ते हैं की मैनेजरियल पर्सनल कौन होता है। की मैनेजरियल पर्सनल कौन होता है, जितना याद करवा रहा हूं उतना ही कीजिएगा, ठीक है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक। अब बात करते हैं की मैनेजरियल पर्सनल कौन होता है दोस्तों। की मैनेजरियल पर्सनल कौन होता है? की मैनेजरियल पर्सनल में ये 5 लोग आते हैं, 5 लोग। कौन 5 लोग आते हैं? 5 लोग। सबसे पहले आता है सीईओ। की मैनेजरियल पर्सनल मतलब सीईओ। अगर कोई सीईओ है, अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या मैनेजिंग डायरेक्टर है, या मैनेजर है, अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर कोई मैनेजर है, तो उसे अपने लोग बोलते हैं की मैनेजरियल पर्सनल। उसे अपने लोग क्या बोलते हैं? की मैनेजरियल पर्सनल। अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर कोई मैनेजर है, तो अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको की मैनेजरियल पर्सनल। अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी है, ओहो सर कंपनी सेक्रेटरी, जो लोग सीएस कर रहे होंगे वो लोग तो मन ही मन एकदम खुश हो रहे होंगे, ओहो हो हम लोग भी की मैनेजरियल पर्सनल बनेंगे सर फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल हो। जो लोग भी सीएस कर रहे हैं वो लोग कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल बनने वाले हैं। ओहो सर क्या बोल रहे हो सर। यस, तो एक सीईओ, एक एमडी, एक मैनेजर, वो की मैनेजरियल पर्सनल माना जाता है। एक सीएस, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी को भी की मैनेजरियल पर्सनल बोला जाएगा, बोला जाएगा, बोला जाएगा, ठीक है। एक होल टाइम डायरेक्टर को भी की मैनेजरियल पर्सनल बोलता है। एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को भी की मैनेजरियल पर्सनल बोलते हैं। एंड सच अदर ऑफिसर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और आप पूछोगे कि भैया की मैनेजरियल पर्सनल कौन है, की मैनेजरियल पर्सनल कौन है। अब इन लाइंस को पढ़िए, देखिए, इसीलिए काटे थे। अब इन लाइंस को पढ़िए, देखिए, अब इन लाइंस को पढ़िए, देखिए। की मैनेजरियल पर्सनल रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ टॉप लेवल ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है और सारा का सारा डिसीजन लेता है, उसको अपने लोग बोलते हैं की मैनेजरियल पर्सनल। की मैनेजरियल पर्सनल वो टीम ऑफ लोगों को बोलते हैं जो कंपनी के बारे में सारा का सारा डिसीजन लेता है, मैनेजमेंट करता है और कंपनी को चलाता है। उन लोगों को हम लोग की मैनेजरियल पर्सनल बोलते हैं। आप लोगों को तो बता ही दिए कि कौन कौन है की मैनेजरियल पर्सनल। सबसे पहले सीईओ, सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एमडी। सीईओ या फिर एमडी या फिर मैनेजर को अपने लोग की मैनेजरियल पर्सनल बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई सीएस है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, उसको भी अपने लोग बोलते हैं की मैनेजरियल पर्सनल। अगर होल टाइम डायरेक्टर हो तो भी तुमको की मैनेजरियल पर्सनल बोला जाएगा। अगर एक कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो तो भी की मैनेजरियल पर्सनल बोला जाएगा। सच अदर ऑफिसर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हुआ है वो की मैनेजरियल पर्सनल बोला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर को लात मार के कैसे भगा सकते हैं, एक एक डायरेक्टर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, एक डायरेक्टर को रिमूव कैसे कर सकते हैं। देखो, एक डायरेक्टर को रिमूव किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले है दोस्तों रिमूवल बाय शेयर होल्डर। रिमूवल बाय शेयर होल्डर, रिमूवल बाय शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? रिमूवल बाय शेयर होल्डर का मतलब कि शेयर होल्डर चाहे तो कोई भी डायरेक्टर को 14 दिन के अंदर अंदर 14 दिन के अंदर अंदर मीटिंग करके खत्म कर सकता है, उसको हटा सकता है। एक डायरेक्टर को चाहे तो एक शेयर होल्डर 14 दिन के अंदर अंदर जनरल मीटिंग बुला के हटा सकता है। So the shareholder can remove a director before the expiry of his term by passing an ordinary resolution in a general meeting after giving a special notice of 14 days. मतलब 14 दिन का नोटिस देके 14 दिन के अंदर अंदर आके मीटिंग करके
एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब एक नॉर्मल वोटिंग करके एक शेयर होल्डर चाहे तो डायरेक्टर को रिमूव करा सकता है, रिमूव करा सकता है। फिर बात करते हैं कि एक डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रिमूव करा सकता है, रिमूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, एक डायरेक्टर को चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रिमूव कर सकता है। सो द बोर्ड कैन रिमूव एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनेट डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 161 एज पर द अपॉइंटमेंट इज टेम्पोररी एंड डिपेंड्स ऑन द बोर्ड अप्रूवल। ठीक है, अगर चाहे तो उसको ट्राइब्यूनल भी रिमूव कर सकता है। ट्राइब्यूनल अपना कौन है? एनसीएलटी। एनसीएलटी मतलब कौन? एनसीएलटी मतलब कौन? एनसीएलटी मतलब कंपनीज का कोर्ट। जैसे जैसे अपने लोगों का कोर्ट होता है ना, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो कंपनी का जो मैटर होता है ना, कंपनी का मैटर, उसको एनसीएलटी एनसीएलटी सुलझाता है। एनसीएलटी एनसीएलटी मतलब कंपनीज का कोर्ट। तो अगर एनसीएलटी ने ये फाइंड किया, कंपनी के कोर्ट ने ये फाइंड किया कि ये जो डायरेक्टर है ये तो फ्रॉडिया इंसान है, ये तो झूठा इंसान है, मक्कार इंसान है, चोट्टा इंसान है, उसको रिमूव कर देगा एनसीएलटी। ठीक है, तो कंपनी का जो कोर्ट होता है एनसीएलटी उसको रिमूव कर सकता है। किसको भैया? डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। फिर रिमूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिमूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो द सीजी कैन रिमूव ए डायरेक्टर इफ फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, नेग्लिजेंस और मिसफीस। तो एक डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिमूव कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी ये पावर है कि एक डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। ठीक है, ठीक है। फिर ये बोला है कि मान लो कि डायरेक्टर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, मान लो कि ऑफिस में ही नहीं आ रहा है डायरेक्टर, एक कंपनी का डायरेक्टर मान लो ऑफिस में ही नहीं आ रहा है। एक डायरेक्टर मान लो कि 12 महीने से कोई भी बोर्ड मीटिंग अगर अटेंड नहीं किया है, अगर एक डायरेक्टर पागल हो चुका है, अगर एक डायरेक्टर पगला उगला हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, अनसाउंड माइंड हो चुका है, तो उसको ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली उसको एज्यूम कर लिया जाता है कि वो अब इस कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, इतना बस याद रखिए आप। और या तो वो जेल वेल चला गया है, संजू बाबा बन गया है फिर। ठीक है, सुनिए ना, एक डायरेक्टर अगर मान लीजिए ऑफिस में 12 महीने तक नहीं आ रहा है, मीटिंग फीटिंग में नहीं आ रहा है, एक डायरेक्टर मान लीजिए बोर्ड मीटिंग में 12 महीने से आ ही नहीं रहा है, एक ऐसा हौला डायरेक्टर है जो 12 महीने से बोर्ड मीटिंग में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ऐसा है जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, या तो उसका दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग खराब हो चुका है, या तो मान लीजिए पागल हो चुका है, या तो मान लीजिए वो क्रिमिनल बन चुका है, क्राइम कर दिया है, तो एज्यूम कर लिया जाता है कि वो इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, वो इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, नहीं, तुम इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो। ठीक है, इसको आप काटिए, इतना ही लिखिए, काफी है। ठीक है, अच्छा, वो डिस्क्वालीफाइड कब माना जाएगा? वो डिस्क्वालीफाइड कब माना जाएगा? वो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाइड कब माना जाएगा? जब वो एक क्राइम में फंस गया 6 महीना से ज्यादा। ठीक है, एक कंपनी को ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड तब मान लिया जाता है जब वो एक ऑफेंस के लिए 6 महीना से ज्यादा भुगत रहा है। मतलब मान लो वो कोई ऐसा कांड फांड कर दिया, ऐसा कोई कांड वांड कर दिया, वो उसके लिए वो 6 महीना वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है, तो उसको हटा दिया जाएगा सीधा, उसको हटा दिया जाएगा सीधा। ठीक है, अगर एक डायरेक्टर कोई कांड कर दिया, उसके लिए वो 6 महीना से ज्यादा भटक रहा है, कोर्ट कचहरी कर रहा है बार बार, कोर्ट कचहरी कर रहा है बार बार, तो उसको हटा दिया जाएगा वो कंपनी से। अरे कंपनी का मान मर्यादा का बात आता है ना, हटा दिया जाएगा उसको। एंड ही हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स फॉर द थ्री कंसेक्यूटिव ईयर्स। अगर मान लो कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न वो 3 साल के लिए नहीं भर रहा है, 3 साल के लिए, 3 कंटिन्यूअस ईयर के लिए अगर नहीं भर रहा है वो, तो उसको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान आसान बना दिए। और कितना आसान बनाए, ऑलरेडी बहुत आसान बना दिए। देखिए अब यहाँ पे अपने लोगों को बोला है कि डिफाइन होल टाइम डायरेक्टर, बोला है कि डिफाइन कंपनी सेक्रेटरी, डिफाइन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डिफाइन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एज पर द कंपनीज एक्ट। तो आइए देखिए, होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है बताइए? जो पूरा दिन काम करे, जो डायरेक्टर पूरा दिन काम करे, उसको बोलते हैं होल टाइम डायरेक्टर। जो डायरेक्टर कंपनी के ऑल मैटर्स में डिसीजन दे, जो डायरेक्टर कंपनी के ऑल मैटर्स में डायरेक्टर। अच्छा, आपको ना ये पार्टनरशिप में आप लोगों को एक्टिव पार्टनर पढ़ाए थे, एक्टिव पार्टनर जो पूरा दिन पार्टनर रहता है, पूरा दिन काम करता है, खटता रहता है, दिन रात सुबह शाम, फुल वर्किंग टाइम है उसका, कभी आराम करता ही नहीं है, उसको अपने लोग बोलते हैं होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, तो ये होल टाइम डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर हु इज इन अ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ही डिवोट्स हिज फुल वर्किंग टाइम टू द कंपनीज अफेयर्स एंड परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शंस। वो पार्ट टाइम के लिए काम नहीं करता, वो पूरा पूरा दिन कंपनी को देता है, पूरा दिन कंपनी को देता है, एम्प्लॉय को देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव संभालता है, पूरा कंपनी को संभालता है, कंपनी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, वो सुपरवाइज करता है पूरा दिन। अगर कोई डायरेक्टर पूरा दिन कंपनी में काम कर रहा है, एक्टिवली काम कर रहा है, एक्टिवली दे रहा है कंपनी को, उसको अपने लोग बोलते हैं होल टाइम डायरेक्टर। फिर बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी कौन है? ये सब आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा क्या? ये सब आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा क्या? अरे सीएस क्या है? सीएस एक ऐसा डिग्री है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है।
प्रोवाइड करती है। सीएस एक ऐसा डिग्री है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, आईसीएसआई प्रोवाइड करती है। लिख दीजिएगा, ए कंपनी सेक्रेटरी मींस ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जब आप सीएस बन जाओगे, अगर कोई भी सीएस कर रहा है, जब आप सीएस बन जाओगे तब आप आईसीएसआई का मेंबर बन जाओगे। क्या आईसीएसआई का मेंबर बन जाओगे? जैसे कोई भी अगर सीए कर रहा होगा तो वो आईसीएआई का मेंबर बनेगा, वैसे ही अगर आप सीएस कर रहे हो तो आप आईसीएसआई का मेंबर बन जाओगे। Who is appointed to the company to perform the function of the company secretary under the act? मतलब सुन, अगर एक कंपनी का मां होता है, अगर सुनो सुनो सुनो, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना और हर कोई स्टेटस पे लगाना। सुनो, यहां तक अगर आए हो तो ये बात याद रखना और हर कोई स्टेटस पे लगाना, हर कोई जो लोग भी सीएस कर रहा है हर कोई स्टेटस पे लगाना। बहुत गहरी गहरी बात बोलने वाला हूं। अगर कंपनी का मां उसका डायरेक्टर होता है, अगर एक कंपनी के डायरेक्टर को अगर आप मां का दर्जा देते हो तो एक कंपनी सेक्रेटरी को आपको मौसी का दर्जा देना पड़ेगा बेटा, मौसी का दर्जा देना पड़ेगा। एक कंपनी सेक्रेटरी के बिना कंपनी चल नहीं सकती, औकात नहीं है कंपनी की कि वो चल जाए। कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, कितने लीगल्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं कंपनीज में, आप जान नहीं पाओगे। मैं क्या बोला, इसको स्टेटस पे लगाना, ठीक है उसको स्टेटस पे लगाना। He ensures compliance with all legal and regulatory requirements and act as a link between the board shareholders and the government authorities. मतलब वो क्या करता है, वो ये इंश्योर करता है कि कंपनी का सारा लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरा हो रहा है, सारा का सारा कंप्लाइंस वम्प्लाइंस सब कुछ टाइम पे भर रहे हैं। इनकॉर्पोरेशन से लेके एंड तक, इनकॉर्पोरेशन से लेके वाइंड अप तक सीएस का ही हाथ रहता है, पता है? एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन से लेके वाइंडिंग अप तक, शुरू से लेके अंत तक, जन्म से लेके मरण तक कंपनी सेक्रेटरी का ही हाथ रहता है। हम बोले तो कि अगर आप एक कंपनी के डायरेक्टर को मां समझते हो तो सीएस मौसी है, मौसी। सीएस एक कंपनी के लिए क्या है, मौसी है, ठीक है। चलिए आइए हो गया ना, इसको आप लिख देना आराम से। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? जो हौला होता है, जो ना ही होल टाइम डायरेक्टर रहता है, जो ना ही नॉमिनी डायरेक्टर रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, वो हौला रहता है, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज वो सॉरी तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? जो फुल टाइम काम नहीं करता है, फुल टाइम काम नहीं करता है, फुल टाइम काम नहीं करता है, वो नॉमिनी नहीं रहता है, वो हु डज नॉट हैव एनी मटेरियल और फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद द कंपनी। मतलब जस्ट वो कंपनी का नाम छीन के लिए डायरेक्टर बन के रखा है, बस मेरा शौक था इस कंपनी का डायरेक्टर बन के रहना, ठीक है। इट प्रमोट्स और मैनेजमेंट, मतलब कंपनी के कुछ कुछ भी चीज में नहीं रहता है वो, कोई भी चीज में नहीं रहता है वो, कंपनी के कोई भी चीज में नहीं रहता है वो, ठीक है। बस वो बीच बीच में आता है वीआईपी की तरह, देखता है कि क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं काम हुआ है, उसको बोलते हैं अपने लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जैसे वो पार्टनरशिप में अपने लोग स्लीपिंग पार्टनर पढ़ते थे ना, स्लीपिंग पार्टनर, वैसे ही है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। फिर बात करते हैं सीएफओ क्या होता है। सीएफओ होता है जो कंपनी के सारे फाइनेंसेस को हैंडल करता है, फाइनेंसेस को हैंडल करता है, डिबेंचर्स, लोन वगैरह वगैरह सबको हैंडल करता है वो, सारे के सारे फाइनेंशियल्स को, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, जितने भी कंपनी के जो फाइनेंसेस है वो कौन हैंडल करता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज द सीनियर एग्जीक्यूटिव रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग द कंपनीज फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब कि कंपनी कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है, कैसे कैसे खर्चा कर रही है, कंपनी को कहाँ कहाँ से लोन लेना चाहिए, डिबेंचर इशू करना चाहिए कि नहीं, ये सब प्लान करती है, रिपोर्ट करती है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। एक सीएफओ जो है वो प्रॉपर अकाउंट्स भी मेंटेन करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाता है कंपनी का, वो जो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते थे वो सब बनाता है, ठीक है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। फिर की मैनेजरियल रोल, ऑल दीज ऑफिसर्स टुगेदर इंश्योर द कंपनीज मैनेजमेंट इज प्रोफेशनल। मतलब इन सब सारे ऑफिसर्स की वजह से ही पूरा का पूरा कंपनी चल रही है, इन सब सारे ऑफिसर्स की वजह से ही कंपनी है, वरना नहीं रह पाएगी कंपनी, ठीक है। अब आ जाओ वुमेन डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। वुमेन डायरेक्टर देखो, वुमेन डायरेक्टर मतलब कौन? जो वुमेन है। वाह सर, वाह वाह सर, आपको तो अप्रिशिएट करने का मन करता है। वुमेन डायरेक्टर मतलब जो वुमेन है वाह सर, क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो, वाह। वुमेन डायरेक्टर मतलब वुमेन है जो, आओ पढ़ते हैं। तो ए वुमेन डायरेक्टर मींस ए फीमेल, ठीक है, लिखा हुआ है ना, आप लोग कैसे लिखना, ए वुमेन डायरेक्टर मींस ए फीमेल मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 149, ठीक है, विद द रीड विद द रूल 3 ऑफ द कंपनीज, ठीक है। आजकल कंपनी बोलती है, सुनो वुमेन डायरेक्टर का नाम, आजकल कंपनी बोलती है कि खाली पुरुष 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 चलबे ना, महिला केও রাখতে হবে। सुनो, খালি পুরুষ 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 করলে চলবে না, একটা কোম্পানির ডিরেক্টর মহিলাও থাকবে। हर एक लिस्टेड कंपनी, सुनो, एवरी लिस्टेड कंपनी में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है और जिसका टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, हर एक पब्लिक कंपनी में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है या जिसका टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, उसको एक वुमेन डायरेक्टर एटलीस्ट अपॉइंट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो पहले के जमाने में क्या होता था ना, लड़कियों को कम आंका जाता था,
कि लड़की कोई काम का नहीं है, लड़की लड़की वो चूल्हा मतलब वो सॉरी वो चूल्हा ये जलाए, किचन में जाए, ये करे वो करे, ठीक है। लेकिन आजकल के जमाने में हमारी जो फीमेल्स है, फीमेल्स बहुत आगे बढ़ रही है आजकल, फीमेल्स बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ये हर एक लिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। अब कैसे अपॉइंट कर सकते हैं वुमेन डायरेक्टर? तो जैसे अपने लोग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे अपने लोग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आंसर चेप देना, उतना नहीं पढ़ना। जैसे अपने लोग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, सेम आंसर चेप देना, ठीक है। बस एक बार पढ़ लेना ना इसको, क्या दिक्कत है? इसको जस्ट एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, जस्ट एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन डायरेक्टर। एक वुमेन डायरेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खासियत है, क्या रोल है? एक वुमेन डायरेक्टर का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खासियत है? सबसे पहले एक वुमेन जब आती है तो वो जेंडर इक्वालिटी को, भैया जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है। तो वुमेन डायरेक्टर इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन इन बोथ जेंडर इन कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, ठीक है। एक वुमेन जब आती है तो ट्रांसपेरेंसी लेके आती है, एथिकल कंडक्ट, मतलब सब कुछ अच्छे से फंक्शन करते हैं। अपना घर में नहीं दिखते हो मम्मी को, मम्मी को नहीं दिखते हो, मम्मी तुमको संभाल रही है, तुम्हारे पापा को संभाल रही है, तुम्हारे भैया को संभाल रही है, तुम्हारे दीदी को संभाल रही है, पूरा फैमिली को अकेले मम्मी संभाले जा रही है, पूरा फैमिली को अकेले मम्मी संभाले जा रही है। तो अपने घर में आप लोग मम्मी को नहीं दिखते हो, मम्मी सबको संभालती है, इतना पावर कहां से आता है भाई मम्मी के पास? तो वैसे एक वुमेन आती है ना, एक वुमेन, वुमेन के पास सब शक्ति होती है, वुमेन होती है आदि शक्ति, आदि शक्ति, आदि शक्ति। तो वो एक वुमेन जब आती है तो ट्रांसपेरेंसी लेके आई, एक वुमेन जब आती है तो एथिकल एथिकल कंडक्ट होता है, ठीक है। वुमेन, नो कमेंट्स, ठीक है। फिर बेटर डिसीजन मेकिंग, मतलब एक औरत जब सोचती है तो ज्यादा बेहतर सोचती है, ज्यादा बेहतर सोचती है, ठीक है, और ज्यादा इफेक्टिव डिसीजन आता है, ठीक है। लड़कों का मन तो भटकता रहता है, लड़कों का मन तो मचलता रहता है, लेकिन वुमेन थोड़ा सा लॉजिकली सोचेगी, ठीक है, लॉजिकली लॉजिकली सोचेगी एकदम। तो वुमेन जब आती है तो बेटर डिसीजन होता है, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोशल इंटरेस्ट, मतलब समाज को भी एक मैसेज मिलेगा कि हाँ भाई वुमेन भी डायरेक्टर बन सकती है, वुमेन भी डायरेक्टर बन सकती है। फिर वो कंप्लाइंस भी टाइम पे होगा, कंप्लाइंस सब कुछ का ध्यान, अगर एक वुमेन डायरेक्टर रहेगी ना तो वुमेन सबका ध्यान रख लेगी कि कैसे क्या कैसे क्या लीगल कंप्लाइंसेस वम्प्लाइंसेस हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। इंप्रूविंग कॉर्पोरेट इमेज, भैया एक वुमेन डायरेक्टर अगर आती है ना तो कंपनी का भी इमेज बनता है, देखो 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 कितना ज्यादा बढ़ावा दे रही है, जेंडर इक्वालिटी बढ़ रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, आईसीआईसीआई बैंक का, इन्फोसिस का वुमेन डायरेक्टर है, ठीक है। बस हो गया, बात खत्म, बस इतना ही था दोस्तों। अगर अच्छा लगा ना, अगर अच्छा लगा, अगर आप बना बना के लिख लोगे तो एक कमेंट जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, कमेंट जरूर करना ना, कमेंट तो করতে হবে, কমেন্ট না করলে কি করে চলবে বাবা, কমেন্ট আপনাকে করতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই বাই।